Hi friends, myself Jawaharlal, welcome you today. मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रह रहे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूं, बहुत ही जोरदार जबरदस्त वीडियो आपको देने जा रहा हूं। शायद इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये वीडियो है। मैं आपके पास एक बहुत ही शानदार टॉपिक देने जा रहा हूं और वह टॉपिक होगा आपका डमी सब्जेक्ट। जी हाँ, डमी सब्जेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट क्या होता है भाई? डम मतलब गूंगा होता है, डम इज गूंगा। अब गूंगा क्या होता है भाई? गूंगा सब्जेक्ट मीन्स ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनका कोई लता पता नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं कि डमी सब्जेक्ट वह होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। समझ लीजिए, जैसे पेन मीन्स कलम होता है, पेन मीन्स कलम होता है, लेकिन अगर पेन लिखा हो और उसका अर्थ कलम ना हो तो क्या हो गया? डमी हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं भाई? बुक लिखा हो इंग्लिश में और उसका एक्सप्लेनेशन अगर किताब के रूप में नहीं आता है तो क्या है? गूगल है ना। मैं उसे बताने जा रहा हूं, आप गौर कीजिए। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डमी सब्जेक्ट। आइए, डमी सब्जेक्ट के अंतर्गत डमी सब्जेक्ट के अंतर्गत इट एंड देयर, इट एंड देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। आप समझ देख पा रहे होंगे इसको, गौर, बिल्कुल बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इट और देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि इट का मतलब होता है यह और देयर का मतलब होता है वहां। आप इसको भली भांति जानते होंगे, हर कोई स्टूडेंट से परिचित होगा। लेकिन मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। ना तो इट कहलाए, यह कहलाएगा, ना तो इसका अर्थ वहां होगा। ये दोनों लगे होंगे। इट और देयर सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां अर्थ निकालने में, एक्सप्लेनेशन करने में ना तो इट का मतलब यह मिलेगा आपको, ना तो देयर का मतलब वह मिलेगा, वहां मिलेगा। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि इट और देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? सेंटेंस में इट और देयर लगे भी आपको मिलेंगे, लेकिन सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन करते समय ना तो इट का मतलब यह पढ़ेंगे, ना तो देयर का मतलब वहां मिलेगा। ये सेंटेंस में कर्ता का काम करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रहते हैं। सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, आप जानते हो। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फिर उसके बाद अदर वर्ब होता है। तो इट और देयर सब्जेक्ट के स्थान पर लगे होंगे और सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होगा। इस वजह से इट और देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, यहां बता दूं आपको, इट इज 9 o'clock now। आप समझ पा रहे हैं? इट इज 9 o'clock now। अब इट का मतलब यह होता है, लेकिन यहां कुछ नहीं है, सीधा अर्थ हो गया अब 9 बजे हैं। अब 9 बजे हैं। कहां गया था इट? इट का मतलब यह होना चाहिए ना। तो जब इट का मतलब यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ?
डमी सब्जेक्ट हुआ ना, समझ पा रहे ना हमारी बात? ऐसे सेंटेंस में इट लगा होगा लेकिन इसका अर्थ कुछ नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए क्या है, डमी सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं इस बात को? दूसरा एग्जांपल दे दूं देयर का, फिर मैं आगे बताऊंगा। देयर इज ए टेम्पल इन माय विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन माय विलेज, इसका अर्थ हो गया मेरे गांव में एक मंदिर है। आप समझते होंगे देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन यहां कुछ नहीं है। देयर का किस है, देयर का मतलब इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है, वहां नहीं है ना, तो इसको समझ पा रहे ना हमारी बात कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे लगे होंगे लेकिन इनका अर्थ कुछ नहीं होगा। जब इनका अर्थ कुछ नहीं है इसका मतलब होंगे, है ना, समझ पा रहे हमारी बात? इनका सेंटेंस में होना जरूरी है, सब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं लेकिन सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इस नाते ये क्या कहलाते हैं, डमी सब्जेक्ट। आप समझ लीजिए कि इट और देयर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आती है कि इट का प्रयोग कहां होता है और देयर का प्रयोग कहां होता है। दो है ना, डमी सब्जेक्ट तो है इट और देयर, लेकिन इट और देयर कहां प्रयोग होते हैं मैं तुमको बताने जा रहा हूं। आप कॉपी और पेन को निकालिए, नोट डाउन कीजिए और देखिए, इसको पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा, बिल्कुल आप क्यूरियस हो जाएंगे मेरे से जुड़ने के लिए और मेरे से आप संपर्क में रहेंगे तो निश्चित है आपको एक से बढ़कर एक अच्छी सी वीडियो दूंगा। जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं आपको प्रयास करूंगा, मैंने वादा किया है। आइए यूज आप देख लेता हूं। यूज आप सबसे पहले यूज आप देख लेता हूं। ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना, ऋतु, जलवायु, कंडीशन आदि के साथ ईट का प्रयोग होता है। फिर से देख लीजिए, ईट का प्रयोग समय, दिन, दिनों के नाम हो गए, महीनों का नाम हो गया, ऋतु का नाम हो गया और कंडीशन कोई शर्त हो आदि के साथ ईट का प्रयोग होता है। फिर से बता दो, समय, दिन, महीना, समय में आ जाएगा, ऋतु, जलवायु, दशा के साथ ईट का प्रयोग होता है। समझ पा रहे? समय, दिन, महीना, तारीख, महीने में तारीख आ जाए, इतने समय, इतने चीजों के साथ हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, आज सोमवार, आज सोमवार है आज सोमवार। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे। अक्सर किसी से कहा जाता है कि कह दिया जाए आज सोमवार है, तो लड़के कहते हैं टुडे इज मंडे। ना, गलत है, सेंटेंस गलत है, स्ट्रक्चर गलत है, ग्रामेटिकल नहीं है। ठीक है, किसी से कहा जाता है कि आज मौसम अच्छा है, कहते हैं टुडे इज वेरी गुड वेदर। गलत हो गया, क्योंकि आप समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए, सेंटेंस को समझिए।
जब तक हम ईट नहीं लगाएंगे समय दिन महीना तारीख के साथ, तब तक मेरा सेंटेंस गलत है, टोटल गलत है। इसलिए अभी कहा जाता है 9 बजे है, लोग कहते हैं 9 o'clock। ईट को भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता नहीं होता। तो ऐसी दशा में सबसे पहले आंख मूंद कर बिल्कुल बेहिचक से आप ईट को लगा दीजिए। जैसे इट इज मंडे टुडे, ये दिन का हो गया। अब देख लीजिए घड़ी में 10 बजे हैं, ये समझ गया। अब घड़ी में 10 बजे हैं, आंख मूंद कर लगा दे इट इज 10 o'clock by watch। It is 10 o'clock by watch। घड़ी में 9 बजे हैं। देख लीजिए यहाँ इट का मतलब यह कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तमाम हो सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर दे रहा हूं। आज बहुत सुहावना मौसम है, आज बहुत सुहावना मौसम है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। आप लोग बोलिए तो बोलिए इट, ठीक है। इट इज वेरी, क्या होगा? फाइन। इट इज वेरी फाइन। मौसम का क्या होगा? वेदर। और टुडे, इट इज वेरी फाइन वेदर टुडे। अगर पहले से वेरी फाइन वेदर गलत हो गया, चलिए ठीक है। एग्जांपल आप समझ आ गए। इट का मतलब यहाँ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? गूंगा सब्जेक्ट है। मैं पास्ट का एक एग्जांपल ले लेता हूं। कल रविवार था, कोई बात नहीं है, कल रविवार था। अब यस्टरडे वाज नहीं, इट वाज। इट वाज संडे यस्टरडे। अब इट का मतलब कहीं नहीं है, समझ पा रहे हैं हमारे पास? तो ये सारे समस्या, ये हमारे जो सेंटेंस है, इनमें इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका कोई अर्थ सेंटेंस में नहीं है। ऐसे सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का सेंटेंस यदि आपकी समझ में आ जाए तो एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्हीं इट की कमी के कारण, इन्हीं डमी शब्द की कमी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेशन लगाते हैं तो हल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं है। इस कारण से भूल के कारण अपने मार्क्स को कम प्राप्त करते हैं। और मैं इसी के सापेक्ष में आपको ये वीडियो आपको पहले दे रहा हूं। आइए इसको नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको देर का प्रयोग बता रहा हूं। देर, आप जानते हैं वैसे देर का मतलब वहां होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट और देर दो ही ऐसे वर्ड हैं जो डमी सब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर लगे होने के बावजूद भी सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। इसको लगाने से पहले आपको समझना होगा, इसको लगाने से पहले आपको समझना होगा कि सेंटेंस का रूप कैसा हो तो मैं देर लगा दूं। देर सबके साथ लगेगा नहीं। जैसे वह घर जाता है, फिर लगेगा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, देर लगेगा? जी हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? हमें पहचान, सेंटेंस की पहचान हमें होना जरूरी है। मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टिप्स आपको दे रहा हूं जो कभी आपको भूलेगा नहीं।
और देयर का प्रयोग आंख मूंद कर आप लगा लेंगे। सेंटेंस कोई पढ़ेगा, आंख मूंद कर सेंटेंस आप सुन लीजिए और आप समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग होगा कैसे। सुनिए ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऐसे वाक्य जिनमें वाक्य का कर्ता पहले नहीं होता, पहले नहीं होता, ये सब्जेक्ट का स्थान है लेकिन मेरे सब्जेक्ट नहीं है। अगर कह दिए मेरे सब्जेक्ट हो गया तो सेंटेंस गलत हो गया, देयर का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें वाक्य का कर्ता प्रारंभ में ना होकर क्रिया के पहले होता है, ये वर्ब है क्या? है क्या? है क्रिया है, और क्रिया के पहले कौन है? विद्यार्थी। दूसरा एग्जाम्पल, जंगल में एक शेर था। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सटीक जवाब मिलना है आपको पहचानने के लिए। अगर ईट और देयर आपको आ जाएगा तो आप जान लीजिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी ग्रामर पढ़ने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए आपके अंदर उत्सुकता हो जाएगी, और निश्चित रूप से आप मुझे बिना कांटेक्ट किए आप रह नहीं सकते। तो जंगल में एक शेर था। अब जंगल सब्जेक्ट के स्थान पे तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। जंगल में एक शेर था, था हो गया क्रिया, और क्रिया के पहले कौन है? शेर। ये आपका क्या करता है? समझ पा रहे? मैंने आपको बताया था कि क्रिया के पहले यदि सब्जेक्ट है तो वह करता है, क्रिया के पहले सब्जेक्ट है तो वह करता है। ऐसे जगहों पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको हम साफ करें। मान लीजिए हमको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता है, हम सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाएंगे, सेंटेंस लगाएंगे कैसे, ट्रांजिशन लगाएंगे कैसे? अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस एक्सवाइजेड सेंटेंस लिखा हुआ है, हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो एक मंत्र मारिए, एक ट्रिक मारिए और सेंटेंस अपने आप में निकल के आएगा, उसमें से कर्ता अपने आप से बाहर निकल के आएगा। देखिए, जंगल में एक शेर था, सेंटेंस है आपका कि जंगल में एक शेर था और हमें सब्जेक्ट पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? एक बार पढ़िए, जंगल में एक शेर था, फिर आप कहिए कौन, तो आप कहेंगे शेर। आई बात समझ में आ रहा है? जंगल में एक शेर था, फिर कहिए कौन, तो आप हो गए शेर। शेर हो गया कर्ता। अब आप कर्ता देख रहे होंगे कहां है? मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कौन, तो कहोगे विद्यार्थी। अब विद्यार्थी कहां है? क्रिया के पहले है। तो ऐसे सेंटेंस में हम कर्मी सब्जेक्ट का प्रयोग, देयर का प्रयोग करते हैं। आइए ट्रांसलेशन इसको देख लेते हैं हम। तो मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मैंने पहले आपको बताया है कि सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। देयर आर 40 students in my class। समझ पा रहे? देखिए, देर माने वहां पे कुछ नहीं, देर का मतलब यहां वहां कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, जंगल में एक शेर था, आंख मूंद कर आप लगा लीजिए देयर वाज ए लायन in the forest। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे तमाम एग्जांपल हो सकता है, मैं तमाम एग्जांपल आपको दे सकता हूं इसके लिए। और एक एग्जांपल और ले लीजिए, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अब सब्जेक्ट कौन हो गया? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, कौन? 6 सदस्य। कौन लगाइए और सब्जेक्ट ये क्रिया के पास मिले तो आप मूंद कर समझ जाइए कि देयर का प्रयोग करना है। अगर ये कर्ता शुरुआत में मिलता है तो
देयर का प्रयोग नहीं होता है। बस ये एक मंत्र है, कौन लगाइए, कर्ता मिल जाएगा। कर्ता अगर क्रिया के पास है तो देयर लगा दीजिए, कर्ता अगर शुरुआत में है देयर का प्रयोग नहीं होगा। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, देयर आर 6 members in my family। मेरे परिवार में 6 सदस्य। ये टॉपिक आपका बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो मैं जानता हूं कि आपको स्टोरी सॉल्व करने की गुण मिल जाएगा। स्टोरी सॉल्व करने में ये आपको बहुत ही सहयोग करता है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप हाई लेवल के बच्चों से मिलिए, आप इंटरमीडिएट के बच्चों से मिलिए, आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बच्चों से मिलिए। अगर ऐसा सेंटेंस पहचान पा रहे हैं तो फिर देखिए, ये डमी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और ये टॉपिक आप बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और इसी के माध्यम से आप स्टोरी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। किताबों में, बुकों में आपको तमाम सारी स्टोरी दी हुई हैं, उनको आप लगाइए, सॉल्व कीजिए, देखिए एक स्टोरी में 1 या 2 सेंटेंस मैं वादा करता हूं कि हम भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और तब तक के लिए इतना वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अपना समय का पालन कीजिए। टेक केयर।